गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अभिक्रिया क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें अपन ने पहला देखा था प्रोडक्ट एनालिसिस कि प्रोडक्ट के एनालिसिस करके कि अपन उसके इंटरमीडिएट का पता लगा सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के कौन सा इंटरमीडिएट बना होगा और कौन सा पाथ उसने फॉलो किया होगा। अपन ने दो आइसोमर लेके एग्जांपल देखा था अल्कोहल का फॉर्मेशन का, ठीक है, जिसमें SN1 रिएक्शन होती है। दोनों SN1 रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, एक के अंदर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे के अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो 3 डिग्री वाला जो प्रोडक्ट होता है टर्शियरी अल्कोहल होता है, वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जबकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ठीक है, अतः इससे बने उत्पाद क्या होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल 3 मेथिल 2 ब्यूटेन 1 ओल भी कम प्रतिशत 15% में बनता है। तृतीयक एल्कोहल को बनाने वाला आयन अधिक स्थायी होता है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, जिस कारणवश ये उत्पाद क्या होता है 85% अर्थात मुझे मेजर प्रोडक्ट के रूप में या फिर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म के डिटर्मिनेशन मेथड है मध्यवर्ती को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट। क्या अपन इंटरमीडिएट को पहचान के भी उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म का पता लगा सकते हैं कि क्रियाविधि को ज्ञात करने की यह बहुत निर्णायक विधि है। अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती को दो प्रकार से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट को फाइंड आउट करने के भी दो मेथड है। पहली है पृथक्करण या विलगन या आइसोलेशन। कि अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती यदि स्थायी है, तब अभिक्रिया के प्रथम पद को मंद गति से करवाकर या रोककर मध्यवर्ती को क्या कर सकते हैं, अपन सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेप स्लो हो रहा है तो बनने वाला जो इंटरमीडिएट है अपन उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। आइसोलेट करके अपन उसको पहचान आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट बना है तो कौन सा रिएक्शन पाथ फॉलो करेगा। उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट में एमाइड से एमीन प्राप्त करते हैं, ठीक है, वह एक क्या है, बहुपदीय अभिक्रिया है, जिसमें अपन तीन मध्यवर्ती बनते हैं। जैसे कि पहला है कि एन ब्रोमाइड है, सेकंड बनता है रिनाइन बनता है। ठीक है, अपन ने हाफमैन रिअरेंजमेंट रिएक्शन देखी थी, जिसमें अपन एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन देख रहे थे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, तीन तरीके के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। एक तो इसमें एन ब्रोमाइड बनता है RCONH Br, दूसरा इसके अंदर बनता है कार्बोनाइन जो है RCONBr, तीसरा है नाइट्रीन का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और आइसोसाइनाइड अर्थात RNCO का फॉर्मेशन होता है। इन तीनों का अगर पृथक्करण किया जा चुका है, अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि ऐसी होनी चाहिए जो इस प्रकार के तीनों मध्यवर्ती का बनना समझा सके। ठीक है, इसलिए हाफमैन रीअरेंजमेंट की क्रियाविधि को अपन निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके हाफमैन रीअरेंजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें एमाइड से अपन क्या बनते हैं, एमीन बनाते हैं। तो इसके दौरान, इस रिएक्शन के दौरान पहले तो बनता है क्या, एन ब्रोमामाइड, ठीक है, अर्थात बनता है RCONH Br, ठीक है, जो कि पहला कार्ब या फिर पहला इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है। और जब इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, मतलब H2O बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, RCONBr, अर्थात एन रिनाइन बनता है, एन ब्रोमाइड का एनाइन बनता है, कार्ब एनाइन बनता है इसका। ठीक है, ये बनता है दूसरे इंटरमीडिएट के रूप में। तीसरे रिएक्ट स्टेप में क्या होता है, जब इसका अपन Br- बाहर निकलता है तो नाइट्रीन का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है और क्या बनता है, RnCO, ठीक है, जो बनता है तीसरे क्या, इंटरमीडिएट के रूप में। तो इस अभिक्रिया के दौरान अपन तीनों इंटरमीडिएट को सेपरेट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आइसोलेट होंगे तो ही हम इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पाथ है उसको बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो लास्ट वाला इंटरमीडिएट है आइसोसाइनाइड, ठीक है, नाइट्रीन का आइसोसाइनाइड जो है, उसको जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो मेन प्रोडक्ट हमको मिलता है CO2 को बाहर निकलने के पश्चात में एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी मेथड है रिएक्शन इंटरमीडिएट के सेपरेशन की, कि विपासन या पिंजरित बनना अर्थात ट्रैपिंग के द्वारा। कि जब मध्यवर्ती अस्थायी हो तब उस यौगिक से अभिक्रिया करवाकर योगात्मक यौगिक बनाकर विपासित या ट्रैप्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, जो इंटरमीडिएट बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, उसको अपन आइसोलेट नहीं कर सकते। इस कंडीशंस के अंदर अपन इंटरमीडिएट को पहचानने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड से रिएक्शंस करवाकर उसका क्या बना लेते हैं, योगात्मक प्रोडक्ट बना लेते हैं, ताकि अपन इंटरमीडिएट को पहचान सकें। जैसे एक रिएक्शन दे रखी है CH2N2, जब इसकी रिएक्शन अगर प्रकाश की प्रेजेंस में करवाएं, ठीक है, साइक्लिक चेन रिएक्शन है ये, ठीक है, तो क्या वो नाइट्रोजन बाहर निकलेगी और कार्बन का फॉर्मेशन होता है।
फ्री रेडिकल के तौर पर, ठीक है। जब अपन इसकी रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH3 से करवाएं तो ठीक है, तो क्या बनता है साइक्लोप्रोपेन, जो कि कार्बिन के बनने को बताता है, कार्बिन की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। अगर अपन लेकिन कार्बिन क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, ऐसा तो अपन उसको आइसोलेट या सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए अपन CH2 डबल बॉन्ड CH3 से रिएक्शंस करवा के कार्बन की प्रेजेंस को अपन यहाँ पर शो करते हैं कि इस रिएक्शंस के अंदर क्या कार्बन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। यदि मध्यवर्ती क्या हो कार्बोकैटायन है तो नाभिक नहीं यौगिक से अभिक्रिया अपन करवा सकते हैं। अगर क्या बनने वाला रिएक्शंस के अंदर कोई बनने वाला इंटरमीडिएट क्या है कार्बोकैटायन है, तो उस कंडीशंस के अंदर क्या करेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शंस करवा देंगे। न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शंस कराएंगे तो क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जिसकी वजह से वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होने की प्रेजेंस को शो करता है। जैसे कि एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, जब इसके ब्रोमीन से अपन रिएक्शंस करवाते हैं तो एक ब्रोमीन तो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और जो एक का डबल बॉन्ड का फॉर्म क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जब वापस से अपन इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं, ठीक है, तो कार्बोकैटायन वाली पोजीशंस के ऊपर क्या होता है, Br अटैच हो जाता है, जो कि कार्बोकैटायन के होने की क्या देता है, पर इंटरमीडिएट होने की रिएक्शंस को शो करता है, अर्थात Br माइनस यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। तीसरा अगर अपन देखें ट्रैपिंग की मेथड के अंदर के अस्थायी मध्यवर्ती को स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा भी पहचाना जा सकता है, ठीक है। अब अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड के द्वारा भी, ठीक है, अपन ये इसको शो कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रो NO2 प्लस है, ठीक है, नाइट्रो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। अगर अपन इसकी रिएक्शन बेंजीन से करवाएं तो क्या बनेगा, नाइट्रो बेंजीन करेगा, ठीक है। अब मध्यवर्ती यहाँ पर क्या है, NO2 प्लस है, ठीक है। जो नाइट्रोनियम आयन का बनना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अपन इसको निर्धारित कर सकते हैं कि इस रिएक्शंस के अंदर क्या जो नाइट्रोजन NO2 प्लस है वो एज इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ये अपना है रिएक्शन मैकेनिज्म की मेथड के अंदर समस्थानिक प्रभाव, आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। क्या आइसोटोप द्वारा अलग अलग एटम्स के आइसोटोप द्वारा भी अपन रिएक्शन की मैकेनिज्म को बता सकते हैं कि जब अभिकारक के किसी परमाणु को उसके समस्थानिक से प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है, तब उस अभिकारक के रासायनिक व्यवहार में परिवर्तन न आकर उसकी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन आता है, ठीक है। सपोज अपन कार्बन के आइसोटोप का यूज ले लें, जैसे कार्बन 12 की जगह कार्बन 13 या फिर ऑक्सीजन 16 की जगह अपन ऑक्सीजन 17 या 18 अगर यूज ले लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर तो किसी प्रकार केमिकल बिहेव के अंदर चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, अफेक्ट होती है, ठीक है, क्योंकि असमस्थानिक क्या होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है। इस प्रतिस्थापन के फलस्वरूप आए वेग परिवर्तन को समस्थानिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और उत्पाद में समस्थानिक की स्थिति को ज्ञात करने के लिए ये जाना जा सकता है कि उस आबंध का विदलन होता है तथा क्या जि होता है तथा जिस पद में उस आबंध का विदलन हो रहा है वह वेग स्थिरांक पद है, ठीक है। जिस अभिक्रिया में CH आबंधन जो मतलब CH बॉन्ड ब्रेक होगा, वेग डिटर्मिनेशन स्टेप होगा, और उनमें हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम से प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इन अभिक्रिया में यह प्रभाव प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव कहलाता है। उदाहरण की अगर अपन बात करें कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड के विहाइड्रोब्रोमिनीकरण से प्रोपीन के बनने को निम्न प्रकार समझा सकते हैं। अब अपन आइसोटोप के इफेक्ट को अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर कि O-C2H5 है, ये यहाँ पर क्या करता है, एक इंटरमीडिएट की तरह कार्य करेगा। इसकी रिएक्शंस करवाते हैं अपन CH3 CH Br CH3 से, ठीक है। जब ये अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पर, हाइड्रोजन और कार्बन वाला, ठीक है, अतः एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसकी वजह से क्या बन एक तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से Br यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का तो एंटर होना, ठीक है, और ये एक स्पीसीज का बाहर निकलना, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ब्रोमीन तो बाहर निकलेगी और जो एथेनॉल है वो एक हाइड्रोजन को ब्रेक करके एथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, एथोक्साइड जो आयन है वो एथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रही है, E2 रिएक्शन हो रही है, अर्थात E2 मैकेनिज्म को समझने के लिए अपन CH और CD का परिवर्तित कर दें। अब अपन क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को उसका समस्थानिक द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन को उसका ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। तो ये परीक्षित किया गया है कि उक्त प्रतिस्थापन से अभिक्रिया का वेग बहुत ही कम हो गया। इस वेग को अनुपात KH/KD के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
इसका मान प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव वाली अभिक्रियाओं में 1 से 17 तक पाया जाता है। जब अपने इसकी E2 में मतलब ड्यूटेरिया के साथ में जब इसके रिएक्शंस करवाएँ, मतलब हाइड्रोजन एथॉक्साइड आयन के साथ में रिएक्शंस करके क्या कर रहा था, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है? अब उस हाइड्रोजन का बनाकर अपन हाइड्रोजन मत को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसका समस्थानिक से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये रिएक्शन स्लो हो जाती है, ठीक है? जो कि क्या करती हैं, समस्थानिक प्रभाव को बताती है और इसको अपन प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। समस्थानिक प्रभाव को अपन क्या करते हैं, KH/KD से निरूपित करते हैं, ठीक है? इसका कारण है कि CD तथा CH बंध की वियोजन ऊर्जा, ठीक है? इस वियोजन ऊर्जा का मान CD के लिए CH से कहीं अधिक है, मतलब CD बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है CH बॉन्ड से, ठीक है? अब ज़्यादा CD बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो CD बॉन्ड टूटने के लिए अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगी। और CH बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है? तो ईज़िली हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जिन अभिक्रियाओं में CH बॉन्ड टूटता है, ठीक है? उच्च ऊर्जा स्थिति CD में देर से प्राप्त होती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घट जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है काइनेटिक स्टडी, ठीक है? कि अभिक्रिया की गति के द्वारा भी अपन उस अभिक्रिया के मैकेनिज्म का निर्धारण कर सकते हैं कि इस विधि में अभिक्रिया की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात की जा सकती है। मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? इसके द्वारा अपन उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात कर सकते हैं कि जब अभिक्रियाओं में से सही क्रियाविधि का चयन किया जाता है, तो इस प्रकार गति के अध्ययन से सही क्रियाविधि का निर्धारण करते हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए अगर अपन एल्किल और हैलाइड का जल अपघटन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तथा SN1 व SN2 दोनों ही क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं, तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड जैसे मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी, ठीक है? जैसे कि CH3Br है, अगर अपन इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाएं, ठीक है? SN1 और SN2 दोनों तरह की रिएक्शन देता है ये, ठीक है? तो अगर अपन CH3Br की रिएक्शन OH माइनस तक कराएं, तो क्या बनता है, CH3OH अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और Br माइनस से यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया का अगर अपन वेग समीकरण देखें, तो क्या होता है, माइनस डी अर्थात CH3Br अपॉन dt बराबर क्या होता है, K किस पर डिपेंड करेगा, एक तो CH3Br की कंसंट्रेशन पे और एक OH माइनस पे, अर्थात ये रिएक्शन के अंदर एक तो CH3Br की कंसंट्रेशन भी मैटर करती है और एक OH माइनस अर्थात न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता भी इस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी। अभिक्रिया की कोटि 2 है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया का वेग CH3Br तथा OH माइनस दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार होगी, ठीक है? तो देखें तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Br माइनस बाहर निकलेगा, तब जाके CH3OH का फॉर्मेशन होता है और Br माइनस बाहर निकलता है, ठीक है? अभिक्रिया की कोटि 2 होने का मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 कारकों पर निर्भर कर रहा है अभिक्रिया के अंदर, किसकी सांद्रता पर, एक तो CH3Br की सांद्रता पर और एक OH माइनस की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, ठीक है? इस टॉप अब ये जो रिएक्शन है कौन सी है, SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है? मतलब एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही है और क्या ट्रांजिशन स्टेप बन रही है और जो अभिक्रिया का जो वेग है वो दोनों ही कारकों पर निर्भर कर रहा है, इसलिए कौन सी मैकेनिज्म हो गई, SN2 मैकेनिज्म। इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।